हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम बात करेंगे बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में। मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन या इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन का ऑलरेडी कंडक्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने इसका बेसिक समझाया था। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे लोगों ने उस लेक्चर को देखा हुआ होगा और उसके बाद आज का लेक्चर देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों लेक्चर नंबर 2 प्रोजेक्टाइल मोशन का बेस वाला ऑलरेडी मैं कंडक्ट कर चुका हूं, लेक्चर नंबर 1। तो आज का टॉपिक है बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो जमीन से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे और वो जमीन पे ही आके गिरेगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का बच्चों आज का हमारा लेक्चर है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो या कुछ भी बोलो बच्चों इसको ना। पुष्पराज गुड आफ्टरनून। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों ये ग्राउंड हो गया। आज मैं बच्चों ज्यादा से ज्यादा थ्योरी इसकी निपटा दूंगा, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन कराऊंगा आज के लेक्चर में। कल बच्चों थोड़े एडवांस इलस्ट्रेशन होंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, सो व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, when a particle when an object is projected obliquely near the earth surface, it moves simultaneously in horizontal and vertical direction both, and vertical directions motion of such object is called the projectile motion. Motion of such object is called projectile motion. एक कोई एग्जांपल बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का, रियल लाइफ एग्जांपल। आप सारे के सारे क्रिकेट मैच देखते ही हो। ठीक है, जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है बच्चों और बॉल हवा में जाती है और बाउंड्री के पार जाती है, मोशन ऑफ सच बॉल इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ऑफलाइन क्लास होती बच्चों में, किसी बच्चे के पास कोई भी ऑब्जेक्ट या जैसे ये पेन का कैप है, इस कैप को ऐसे फेंकता तो ये पेन का जो कैप जो मोशन करता हुआ बच्चे के पास जाता, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स बच्चों आप लोगों को अपनी रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज, एक पत्थर लो बच्चों, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दो, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान रखना, मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब है मतलब आड़ा टेढ़ा तिरछा। ठीक है, सीधा ऊपर की तरफ नहीं फेंकना बच्चों। देन दैट विल बी द रेक्टिलिनियर मोशन या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम उसको पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑब्लिकली बस ऊपर की तरफ नहीं फेंकना बच्चों, किसी एंगल पे फेंकना है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास ही फेंकना है बच्चों। उसकी जो हाइट होनी चाहिए ना ड्यूरिंग द मोशन, दैट शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है बच्चों, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बच्चों चेंज होता जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड घटता जाता है। सो हम इसकी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को कांस्टेंट कंसीडर कर सकें, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन शुड नॉट बी लार्ज, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ।
जी की वैल्यू को बच्चों ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट कंसीडर करके चलना है। इट मूव्स साइमल्टेनियसली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। बच्चों जब पार्टिकल को आप ऐसे तिरछा फेंकते हो तो वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसका मोशन हो रहा होता है। मोशन ऑफ सच पार्टिकल इज कॉल्ड दी बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इतना ही यही लिखा है अभी तक ना मैंने। तो मोशन ऑफ सच पार्टिकल इज कॉल्ड दी प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ये जो एक दो मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। सो मान लीजिए आपको एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको ऐसे ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे करके बच्चों इसको प्रोजेक्ट कर दिया। इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी मैंने u, इसका बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल होगा थीटा, एंगल बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ है, u वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा बच्चों इसके पास। और आपने देखा होगा अभी मैंने कुछ एग्जांपल भी बताए, जैसे बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो बॉल बच्चों ऐसे करके जाती है, ऊपर उठती है, आगे भी जा रही होती है, ऊपर भी उठ रही होती है, दोनों तरफ चल रही होती है, फिर नीचे की तरफ आती है और आगे चलती जाती है। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मोशन होता है। और तुमने देखा होगा बच्चों बॉल का जो पाथ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये होता है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा बच्चों वो जी के बराबर होगा, चाहे बॉडी कहीं पे भी हो, इसकी वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, ये पार्टिकल का पाथ है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी कुछ भी हो बच्चों, एक्सेलरेशन पूरा टाइम जी के बराबर लगता रहेगा, चाहे ये यहां पे पहुंच जाए, ये टेंजेंट ऐसी होगी, एक्सेलरेशन जी के बराबर लगता रहेगा, चाहे ये यहां पे आ जाए, चलिए ऐसे रही होगी, एक्सेलरेशन बच्चों जी के बराबर लगता रहेगा। पूरी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन बच्चों जी के बराबर लगता रहेगा। ये बच्चों इसका इस तरीके का मोशन जो होता है बच्चों, इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिधर मैंने एक्स एक्सिस मान ली, और बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने वाई एक्सिस ऐसे कंसीडर कर लेता हूं। तो ये बॉडी बच्चों वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और ये बॉडी बच्चों एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। दोनों डायरेक्शन में बच्चों ये बॉडी मूव कर रही है। क्या तुम देख पा रहे हो? इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल यहां होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा। एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो चेंजिंग, ऊपर गई फिर नीचे आई। ठीक है भाई, आपको मैंने पिछले लेक्चर में जो पहला लेक्चर हुआ था बच्चों पढ़ा हुआ था, तो बाद में रिकॉर्डेड देख लूं क्या अच्छे से किया था। देखिए अच्छे से किया है ना, रेक्टिलिनियर मोशन पहले पढ़ा हुआ था ना आपने, अच्छे से कर रखा था ना, कैसा लगा था? तो कुछ सीखने को मिलेगा ना, फिर आपका मोमेंटम बिगड़ जाएगा। तो मेरे लेक्चर को किसी को भी मिस नहीं करना है, आपने बेशक पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए, आपको लेक्चर कोई मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपका फ्लो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। क्लियर है बच्चों? यहां तक मेरा एक अपना तरीका है मेरे, और ये और बता देता हूं मैं, हर एक साल प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 2022 का देख लो, 2019 का देख लो, 2021, 22, 20 जो भी हैं, जितने भी साल है ना बच्चों, सब में जाके देख लो, हर एक साल। लेकिन सिर्फ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता उसमें बच्चों प्रोजेक्टाइल का इलेक्ट्रो के साथ कॉन्सेप्ट मिक्स कर देंगे, प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास के साथ। जैसे 2022 में जो आया प्रोजेक्टाइल और इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट मिक्स था, जिसको मैंने इसमें डाल रखा है। प्रोजेक्टाइल का प्योर क्वेश्चन भी आया, ठीक है। 2021 में प्रोजेक्टाइल और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मिक्स था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। ये जितना भी पढ़ रहे हो ना आप, ये फिजिक्स को आपकी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। सो पढ़ो बच्चों इनको ना। तो क्या तुम ये समझ रहे हो बच्चों कि ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यहां पे दोनों चेंज हो रहे होंगे पार्टिकल के ड्यूरिंग द मोशन? मैंने तुम लोगों को बच्चों ये बताया था कि जब भी मोशन इन अ प्लेन हो, अगर वो एक लाइन में मोशन नहीं है, तो यू कैन ब्रेक दैट मोशन इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, रेक्टिलिनियर मोशन। आप किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई भी ऐसी मोशन जो एक लाइन में नहीं है बच्चों, उसको तोड़ सकते हो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है। तो हम इस वाली मोशन को भी बच्चों एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ के ही बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए और ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते। कुछ चीज है बच्चों यहाँ पे ना प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमें ध्यान रखनी है, अगले पेज पे बात करेंगे इसके बारे में ना दोबारा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ना बच्चों, इसके बारे में ये ध्यान रखना, दिस इज अ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बच्चों एक मोशन इन अ प्लेन होती है, मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये मोशन इन अ प्लेन होती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफेक्ट ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ जी इज टेकन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेशन यूज किए जाते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाए। एयर ड्रैग इज नेग्लेक्टेड। ठीक है भाई, एयर ड्रैग को बच्चों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ड्रैग वगैरह यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। ये सारी की सारी बातें बच्चों आपको क्लियर हो गई यहां तक बच्चों, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का। हाँ, सेंटर ऑफ मास के साथ आया था 2021 में ना। ये है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी, पहले तो ना इसको अंडरस्टैंड कर लो। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसमें बच्चों मेनली पूछा जाता है कितने टाइम में जमीन पे गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना ऊपर तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट, कितना दूर जाके गिरेगा, दैट इज कॉल्ड द रेंज। इन तीन चीजों पे बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको कभी मतलब ऐसा नहीं फील होता कि यार बहुत बर्डन है। मैं बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट बहुत आराम से कर देता हूं बच्चों के ऊपर ना। ये एक मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटी है कि बच्चों को थ्रू आउट द ईयर में बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं करने देता। उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचता हूं कि यार मैं होता तो क्या मैं इतना प्रेशर बियर कर पाता। तो इसलिए बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं आती मेरे साथ जुड़ने पे। एक पार्टिकल को आपने बच्चों यहां से प्रोजेक्ट कर दिया इस तरीके से, और इसको स्पीड दे दी बच्चों आपने u के बराबर, थीटा एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया बच्चों। ये गया और इस तरीके से यहां पे आके गिर गया। ठीक है बच्चों, ऐसे करके गया और ऐसे आके यहां पे गिर गया। y डायरेक्शन और x डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बना रखी है बच्चों। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि x डायरेक्शन में कौन कौन सी वेलोसिटी, कौन कौन से एक्सेलरेशन है, तो आप बोलोगे सर x डायरेक्शन में ओनली वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो ux आप लिख दोगे बच्चों u cos थीटा के बराबर। मैं आपसे बोलूं y डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर y डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। ये होंगे या नहीं होंगे बच्चों? तो y डायरेक्शन में अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं तो आप क्या बोलोगे? सर y डायरेक्शन में दोनों है। इसको बोलूंगा मैं u y which is u sin theta and this is a y which is equal to g। अब इस वेलोसिटी को बच्चों भूल जाओ। ठीक है, जो इसको वेलोसिटी दी थी ना उसको भूल जाओ। आपने मोशन को क्या कर लिया? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया। ये वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस हो गई। ये बच्चों बॉडी का पाथ है जो उसने फॉलो किया। मैंने तुम्हें बताया था एक्स वाई कर्व जो होता है वो बॉडी का पाथ बताता है। मतलब बॉडी ने जो पाथ यूज किया होता है ना ड्यूरिंग मोशन, वो पाथ मिल जाता है आपको। अब बच्चों एक्स एक्सिस की मोशन को हम अलग से स्टडी करेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस जो भी हुआ है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो भी हो रहा है बच्चों उसको हम अलग से बात करेंगे उसके बारे में। तो अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है भाई, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस।
मुझे ये पता है कि ux हमें दे रखा है u cos थीटा के बराबर। मैं हमेशा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूं, मेरे को कोई फॉर्मूला याद नहीं करता मैं। ax बच्चों मेरे को 0 के बराबर दे रखा है, तो बच्चों x डायरेक्शन में मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं? इन x डायरेक्शन its motion is it's moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ही नहीं है बच्चों एक्स डायरेक्शन में। तो मैं अगर तुमसे बोलूं किसी भी टाइम पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो वो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा, ux के बराबर, विच इज इक्वल टू u cos थीटा। आप बोलोगे हाँ सर। मैं तुमसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी भी टाइम पे एक्स डायरेक्शन में, तो तुम बोल दोगे u cos थीटा इंटू टी के बराबर, या इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोल दो। एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों कितना होगा? u cos थीटा इंटू टी के बराबर, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से ही फेंका गया है। क्या ये एक्स डायरेक्शन की सारी मोशन आप लोगों को समझ में आ गई? तो एक्स डायरेक्शन में बच्चों इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का मोशन आ गया। वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बच्चों u sin थीटा के बराबर है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बच्चों माइनस का g के बराबर है नीचे की तरफ। इन वाई डायरेक्शन it is moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस मोशन को क्या बोलूंगा? वाई डायरेक्शन वाली मोशन को मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या तुम बच्चों, अगर तुम देखो मान लो ये वाली वेलोसिटी नहीं होती इसके पास, तो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता और लौट के आ जाता, नहीं आ जाता बच्चों? वाई डायरेक्शन में ऊपर जाता, लौट के आ जाता। इस वाली वेलोसिटी के आ जाने से क्या हो रहा है, ये जा तो ऊपर अभी भी रहा है, साथ ही साथ इधर की तरफ चलता जा रहा है। देखो भाई, इसका इधर जाना इस डायरेक्शन वाली मोशन से टोटली इंडिपेंडेंट है। इसका इधर जाना इधर वाली मोशन से इंडिपेंडेंट है। इधर बच्चों का तुम देखो ना, तो इसकी मोशन पता है क्या होगी? ऐसे जाके यहां से लौट के ऐसे आ गया होगा। बस इधर मोशन दे देने की वजह से, अगर आप इसको इधर मोशन नहीं देते ना बच्चों, तो ये मोशन हो रहा होता। तभी तो देखो ये मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। लेकिन इस वाली वेलोसिटी के आ जाने से बस क्या कर रहा है, ये इधर की तरफ चलता जा रहा है। अदरवाइज बच्चों पता है ये कैसा मोशन होता? क्या तुम ये वाली बात समझ गए? अदरवाइज इसका मोशन कैसा होता है, ये ऊपर जाता और नीचे आ जाता। बस इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाने से बच्चों ये उधर की तरफ फैल गया है, ठीक है। तो ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन किसी भी टाइम पे क्या होगी, आप लिख दोगे यू वाई माइनस का जी टी के बराबर। मैं बोलूं किसी भी टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप लिख दोगे यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। ऐसे लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? आपने कहा हाँ सर। मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी का वाई वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस का टू जी इंटू वाई, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्या तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूं वाई डायरेक्शन में? तो वाई डायरेक्शन में बच्चों ये इक्वेशन बनेंगी और एक्स डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन बनेंगी। अगर बच्चों मुझे किसी भी टाइम पे मान लो पार्टिकल यहां है, इसकी वाई कोऑर्डिनेट लिखनी है, दिस हाइट आई हैव टू राइट, दिस डिस्टेंस आई हैव टू राइट। इस जगह पे बच्चों इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना बच्चों, वो यहां से लिख दूंगा मैं यू वाई इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर मुझे एक्स लिखना है तो यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर आ जाएगा, ये लो एक्स, ये लो भाई वाई, ठीक है। अगर मुझे ये वाली वेलोसिटी लिखनी है इसकी वी एक्स, तो ये यू कॉस थीटा के बराबर होगी। और मुझे वी वाई लिखना है बच्चों, तो ये u साइन थीटा माइनस का gt के बराबर होगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब तक ये ऐसे चल रहा है, ये वाला कंपोनेंट इसका चेंज होता रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों इसका चेंज होता रहेगा ड्यूरिंग द मोशन। इसकी नेट वेलोसिटी बच्चों इधर की तरफ आएगी, दिस विल बी द नेट वेलोसिटी। ये एंगल बच्चों मान लो अल्फा के बराबर है, ये वाला एंगल अल्फा के बराबर है। तो tan अल्फा बच्चों किसी भी टाइम पे किसके बराबर होगा? वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। tan अल्फा बच्चों
यू वाई माइनस का जी टी डिवाइड बाई यू एक्स के बराबर होगा। ये नीचे वाली चीज तो कांस्टेंट होगी, लेकिन ये वाली चीज घटती जाएगी। इस जगह पे आके बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे आके ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचेगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच्चों जीरो हो जाएगा। अल्फा यहां पे जीरो हो जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगी बच्चों। इस जगह पे आने के बाद बच्चों वी एक्स तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन अब वी वाई बच्चों क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। अब अल्फा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा कि एक्स और वाई दोनों दोनों का ध्यान रखना है तुम्हें ना, दोनों चीजों का। ये बच्चों जब यहां पे गिर जाएगा, जब ये जमीन पे गिर जाएगा, तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो यहां का टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं। लेकिन ये टाइम कैसे डिसाइड होगा कि जिस जगह पे वाई कोऑर्डिनेट इसका जीरो हो जाएगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जब जीरो हो जाएगा, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट। किसको, इसको, इसको मैक्सिमम हाइट बोला जाता है बच्चों ना, एच मैक्स। एच मैक्स कब होगा बच्चों, जब वाई डायरेक्शन में जाना बंद कर देगा ना, उस टाइम पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना पार्टिकल का, वो एच मैक्स कहलाएगा। मैक्सिमम हाइट कब आएगी, जब पार्टिकल ऊपर जाना बंद कर देगा, जब मतलब ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन वाला जीरो हो जाएगा ना, एच मैक्स आ जाएगा। ये जो बच्चों नीचे जो पूरी डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। आर, आर क्या है बच्चों, जहां पे ये गिरेगा पार्टिकल, जहां पे गिरेगा, जहां पे पार्टिकल गिरेगा उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। मतलब टोटल टाइम, जितने टाइम तक है हवा में, उतने टाइम में इसने हॉरिजॉन्टली जितनी डिस्टेंस कवर की होगी, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। इसलिए मुझे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि रेंज का क्या डेफिनेशन है, मैक्सिमम हाइट का क्या डेफिनेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या डेफिनेशन है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और मोशन का कौन सा पैरामीटर कैसे डिफाइन कर रखा है, ये सारी की सारी बातें बच्चों आपको समझ में आना जरूरी है। लिख लो बच्चों, कोई चीज अगर नोट करनी है तो मैं फिर इसके फॉर्मूले बताता हूं आप लोगों को ना। अब तुम देखना बच्चों, इसमें तीन केस होते हैं, मतलब ना टोटल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, हाइट से ग्राउंड पे प्रोजेक्शन, और बच्चों अलोंग द इंक्लाइन। पूरी मोशन को जैसे ही तुमने एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों खत्म। और मेरी कोशिश है कि आज मैं तीनों ही केस करा दूं तुम्हें, इंक्लाइन वाले भी करा दूं, हाइट वाले भी करा दूं, पर मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं अपन जो है। ठीक है, मैं आज बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं कराऊंगा, इलस्ट्रेशन की क्लास कल रहेगी, पूरे फुल ऑन इलस्ट्रेशंस भर भर के। ठीक है, पर ड्रॉपर बैच में थोड़ा सा बच्चों यही करना पड़ता है, जिस दिन पढ़ाओ तो उस दिन पढ़ाते ही जाओ, जिस दिन इलस्ट्रेशन कराओ तो फिर इलस्ट्रेशन कराओ फिर बच्चों को ना। ठीक है भाई, डन, लिख लिया आप लोगों ने। चलो, तो अब बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूलाज वगैरह को डेराइव कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब मेरी तरह का तुम रखोगे ना बच्चों ध्यान, तो फिर तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी से बच्चों इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को, जब पार्टिकल बच्चों, जो ऑब्जेक्ट तुम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, जब वो ग्राउंड से चल के जब ग्राउंड पे गिर जाता है, ठीक है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, becomes zero, that time is called time of flight। ठीक है, उस टाइम को बच्चों हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं।
अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा था हम लोगों ने, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों। अब इनकी वैल्यू पुट करो, जब y की वैल्यू 0 हो जाए, ग्राउंड से चला और ग्राउंड पे ही आ गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यू वाई, इसको लिखो बच्चों यू साइन थीटा, उस टाइम को बोल रहे हैं कैपिटल टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अरे ए वाई जो है माइनस का जी आएगा ना, टी की दो वैल्यू आएंगी, टी इक्वल टू 0, टी की दूसरी वैल्यू आएगी बच्चों 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों ये आ गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है 2u वाई डिवाइड बाई ए वाई के बराबर। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये आते हैं बच्चों हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट में। समझ गए बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दोनों फॉर्मूले मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है बच्चों सारे बच्चों को? टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है सारे बच्चों को? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों इस तरीके से डिफाइन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमम हाइट। रीच्ड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का कब आएगी बच्चों, जब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जिस टाइम पे 0 हो जाती है ना, ऊपर जाना बंद कर देता है ये, उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों वाई डायरेक्शन में, उसको हम एच मैक्स बोलते हैं। अच्छा ए वाई तो हमें पता है बच्चों, ए वाई किसके बराबर है, माइनस का जी के बराबर। ठीक है, अच्छा कोई कहे कि सर यहाँ पे ए वाई में माइनस जी रखूं, वो गलती है भाई, वो मैग्नीट्यूड रखना है अपन को ना यहाँ पे जी। क्लियर है, ये माइनस मत रख देना, टाइम को नेगेटिव कर दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाना ठीक रहेगा बच्चों, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2g इंटू वाई। वाई को क्या बोलेंगे बच्चों उस टाइम पे, एच मैक्स। कब, जब वी वाई 0 होगा। तो एच मैक्स बच्चों हमारे पास आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g के बराबर। एच मैक्स हमारे पास आ जाता है बच्चों यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए वाई के बराबर। ये होता है बच्चों एच मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये एच मैक्स के फॉर्मूले होते हैं, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए वाई के बराबर। डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन इनिशियल पोजीशन एज वेल। यस, इनिशियल पोजीशन में नहीं, इनिशियल पोजीशन में वो उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, उसको बोलेंगे पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चों दो टाइम इंटरवल के लिए बात करोगे ना, मोशन हुई, आप डिस्प्लेसमेंट कभी भी इनिशियल पोजीशन पर डिफाइन नहीं कर सकते कि इनिशियली डिस्प्लेसमेंट, नो। डिस्प्लेसमेंट होता है एक इंटरवल में, दिस टाइम टू दिस टाइम यू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करते हो, अब इनिशियल से इनिशियल को थोड़ी बोलोगे आप उसको, तो चला ही नहीं ना वो पार्टिकल जो है। समझ में आया बच्चों, मैक्सिमम हाइट वाला समझ में आ गया बच्चों, एच मैक्स का जो फॉर्मूला है, इसको एच मैक्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एच मैक्स हमारे पास इतना आ गया। अगला बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में था उस दौरान उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टी जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर था, उस दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। एक्स को लिखा जाता है बच्चों यू कॉस थीटा इंटू टी। जब एक्स की जगह तुम आर रख दोगे तो ये यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, यू एक्स इंटू 2u वाई डिवाइड बाई ए वाई के बराबर हो जाएगा। तो जो रेंज है बच्चों वो 2u x
इंटू यू बाई डिवाइड बाई ए वाई के बराबर होती है। ठीक है, ये होता है बच्चों रेंज का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करना चालू करूं बच्चों रेंज के लिए, तो रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और रेंज आ जाती है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर। समझ में आया बच्चों? रेंज हमारे पास ये आ जाती है। रेंज इज सेम फॉर टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा फॉर सेम यू, देन अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इनके लिए रेंज सेम आती है। अल्फा और बीटा क्या होते हैं बच्चों, एक एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा। 30 डिग्री एंगल पे अगर आपने यू स्पीड से फेंका तो जो रेंज आएगी ना बच्चों, सेम रेंज आपको 60 डिग्री एंगल पे फेंकने पे आएगी। रेंज इज सेम फॉर टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा फॉर सेम यू, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। गॉट इट? ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों? अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तब रेंज जो है क्या आती है बच्चों, सेम आती है दोनों के लिए। अच्छा, अल्फा और बीटा के लिए मैक्सिमम हाइट सेम नहीं आएगी, मैक्सिमम हाइट बड़े एंगल के लिए ज्यादा आएगी। ठीक है, तो मान लो 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे सेम रेंज आ रही है, तो 60 डिग्री वाले की मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी बच्चों ना, ये ध्यान रखना। डन बच्चों? मैक्सिमम रेंज एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पे मैक्सिमम रेंज का। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। ठीक है, ये है। अगर आप इसको चाहते हो कि मैक्सिमम हो जाए, यू को चेंज नहीं कर रहे हो, यू कांस्टेंट है, सेम यू से आप फेंक रहे हो, थीटा को वेरी कर रहे हो, तो साइन 2 थीटा जिस जगह मैक्सिमम होगा उसी जगह रेंज मैक्सिमम होगी। और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना बच्चों, वो 1 के बराबर होती है जब 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब थीटा 45 डिग्री के बराबर होता है। तो जब थीटा 45 डिग्री के बराबर होगा बच्चों, उस टाइम पे जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। और रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के बराबर। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के बराबर होती है, ये मैक्सिमम रेंज होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। थीटा की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे फेंकने पे बच्चों रेंज जो है मैक्सिमम आती है। ठीक है सर, मैक्सिमम हाइट वाले का पूरा नोट नहीं किया, एक बार दिखा दीजिए, एक मिनट लिख लो। मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। डन बच्चों? ओके, एक बच्चों एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस होता है, एंगल थीटा फॉर विच एच मैक्स इज इक्वल टू आर, मतलब मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर जब होती है,
मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू आर। तो वैसे तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर जब हो, ये कट जाता है बच्चों, यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, टेन थीटा बच्चों 4 के बराबर आता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रखोगे ना बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, ये जस्ट एक स्पेशल केस है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी कई बार दे दिया जाता है। लिख लो भाई जल्दी से यहां तक। एक लास्ट रह गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बच्चों सेम ही फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का ना। डन 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 डन। अब बात करते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो इक्वेशन ऑफ द पाथ। अभी हम लोगों ने लिखा बच्चों कि x जो होता है ना यहाँ पे वो u cos थीटा इंटू टी के बराबर होता है, और y क्या होता है बच्चों? u sin थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? यहां से बच्चों t की वैल्यू विच इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इसमें पुट कर दो बच्चों ना u sin थीटा इंटू एक्स डिवाइड बाई u cos थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y आ जाएगा बच्चों x टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पे टेन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई और टेन थीटा से बच्चों नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम समझ रहे हो यहां पे जो टेन थीटा है ना, एक साइन बनेगा और उसका कॉस, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जी को नीचे ले जाओ ये r बन जाएगा। तो y का जो सबसे ज्यादा प्रचलन में जो फॉर्मूला है इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, दैट फॉर्मूला इज दिस वन। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस का x अपॉन r इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा यहां से बच्चों ये समझ में आ रहा है तुम्हें, ये y और x का रिलेशन कैसा आया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी पैराबोला। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है ना, सुनना ध्यान से, मुझे कोई बता सकता है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो किस किस तरीके की मोशन हो सकती है, कौन कौन सा पाथ पार्टिकल फॉलो कर सकता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बच्चों तो पार्टिकल का पाथ कैसा कैसा हो सकता है इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? एक तो रेक्टिलिनियर होता है अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों सेम नहीं है तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुमने देखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक लाइन में नहीं है तो पाथ विल बी पैराबोलिक। आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहने के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन नहीं होता बच्चों, पैराबोलिक पाथ। क्लियर है बच्चों? यहां तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल equation of trajectory of particle in projectile motion is given as y equal to x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4. फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. करना बच्चों, इस पार्टिकल को किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. अभी क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे मैं, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया. आया भाई आंसर? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बच्चों तरीका सिंपल सा है. एक्स इसमें से कॉमन ले लो, और इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दो. यहां tan थीटा है, यहां पे 1 है, तो थीटा बच्चों 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज tan थीटा यहां पे 1 के बराबर दे रखा है. रेंज 4 के बराबर दे रखी है, तो u स्क्वायर 2 sin 45 cos 45 डिवाइड बाई जी. फोर्टी आ रहा होगा ना, 2√10. यू की वैल्यू बच्चों 2√10 के बराबर आ जाएगी. बिल्कुल सही आप लोगों ने फाइंड किया था. ठीक है, ऐसे करके बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व हम कर देते हैं. डन बच्चों, डन 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 डन. चलो अब एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. भाई पढ़ने में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नाम की चीजें क्लियर हो रही हैं? 53 डिग्री, तो 25 मीटर पर सेकंड से बच्चों, नहीं 2√5 नहीं आएगा है. एक मिनट, अरे वो sin 45 cos 45 भी तो 1/√2 1/√2, 2 को तो काट देंगे ना. सही है, ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों 25 मीटर पर सेकंड से आपने 53 डिग्री एंगल पे इसको पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया. तो फाइंड, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स रेंज. ठीक है, ये तो जस्ट तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे दिया है. ठीक है, दूसरा, टाइम इंटरवल फॉर विच particle is above 15 meter
टाइम व्हेन इट्स स्पीड makes 37-degree angle with positive x-axis. Speed when velocity मतलब not speed mix speed when velocity makes 30-degree angle with horizontal. Time when velocity is perpendicular to initial velocity. ठीक है, time when velocity is perpendicular to initial velocity. पांच हुए हैं क्या बस? Minimum radius of curvature during motion. Minimum radius of curvature during motion. Angle between position vector and velocity. Angle between position vector and velocity vector when particle is at h max. चलो भाई, बहुत है इतने क्वेश्चंस ना. फिर हमें डिस्कस करें फिर इस वाले को. ठीक है, चलो देखो बच्चों, मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करता हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनको पहले लिख लेता हूं. तो ux आएगा बच्चों इसका 25 cos 53 15 मीटर पर सेकंड के बराबर, और uy आएगा बच्चों इसका 20 मीटर पर सेकंड के बराबर. ठीक है, ux एंड uy हमारे पास ऐसे आ जाएंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट
2u डिवाइड बाई ए वाई, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, 4 सेकेंड। अच्छा तुम एक काम करो, यू फॉरगेट अबाउट दिस मोशन। अगर आपने किसी भी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका होता तो वो कैसे जाता? 1 सेकंड में उसकी स्पीड 10 होती, फिर 0 होती, फिर 10 होती और फिर वापस आ जाता। 4 सेकंड लगते नहीं लगते? एच मैक्स यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a वाई, 20 मीटर आ रहा होगा। रेंज 4 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से कितना चलेगा हॉरिजॉन्टली? 15 इंटू 4, 60 मीटर। समझ रहे हो मैं कैसे सॉल्व करता हूं? फॉर्मूला नहीं लगाता मैं, ऐसे सॉल्व करता हूं। अच्छा मैंने तुम्हें ये भी बताया था बच्चों के 20 से 10 0, 0 से 10 20, ऊपर वाली मोशन ऐसे हुई होगी। तो मैंने बोला था कि हाईएस्ट पॉइंट से अगर एक पार्टिकल को रिलीज करते तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, अगले में 3 गुना मतलब 15 मीटर चलता है। 5 15 टोटल कितना होगा? 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट ऐसे भी लिख सकते थे तुम लोग ना। पहला वाला बच्चों काम खत्म हो गया। अब इन्होंने बोला है कि टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल इज अबव 15 मीटर, तो मतलब 15 से 20 मीटर के बीच में कितने टाइम तक रहा होगा? तो बच्चों एक काम करो, सेकंड वाले का जब सॉल्यूशन करना है ना तुम्हें, तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वाला, सेकंड वाले का। आप ये कहो कि वो टाइम पता कर लेता हूं मैं जिस टाइम के लिए y जो है 15 के बराबर था। तो y इक्वल टू 20 इंटू टी माइनस का हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर। y की वैल्यू बच्चों 15 आ जाएगी। 15 इज इक्वल टू 20 इंटू टी माइनस का 5t का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आएगी बच्चों 1 सेकेंड और टी की वैल्यू आएगी बच्चों 3 सेकेंड। मतलब 1 से 3 सेकंड के दौरान देखो, 0 से चला 1 सेकंड में 15 पे पहुंच गया, फिर ये ऊपर रहा, फिर 15 पे आया 3 सेकंड पे, तो कितने टाइम तक बच्चों? y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 15 और इक्वल टू 15 फॉर t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकंड के लिए बच्चों ये आंसर इज 2। ठीक है, 2 सेकंड के लिए 15 मीटर से ऊपर रहा है ये वाली बात भी समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? 2 सेकंड के लिए 15 मीटर से ऊपर था ये। टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक टाइम ऐसा होगा जब इसकी वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल बना रही होगी। अच्छा एक इधर भी तो आएगा बच्चों, जब इसकी वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल बना रही होगी। 37 दो बार बनेगा बच्चों एंगल, यहां पर वहां पे। अगर आपको याद हो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वाला, टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स 37 डिग्री एंगल with x एक्सिस। ठीक है, tan 37 इज इक्वल टू, याद है बच्चों, यू वाई माइनस का जी टी डिवाइड बाई यू एक्स, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस का 37 लिखना है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। प्लस माइनस का 3/4 आएगा, 20 माइनस का 10 इंटू टी डिवाइड बाई 15। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, 80 माइनस का 40t प्लस माइनस का 45। तो 40t जो आएगा बच्चों, एक तो आएगा तुम्हारे पास 37 के बराबर, 35 के बराबर, एंड 125 के बराबर। t1 आएगा बच्चों 35 डिवाइड बाई 40, 7/8 सेकेंड। और t2 आएगा बच्चों 125 डिवाइड बाई 40,
ठीक है, तो ये वो दो टाइम होंगे बच्चों जब इसकी वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल बना रही होगी किसके साथ। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 37 डिग्री एंगल तो दो बार बनाएगी ना, वहां पे और वहां पे। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहां से लेके यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो, तो उससे तो इंटरवल आएगा। हमें तो ये पता करना है कि यहां से t इक्वल टू 0 पे फेंका, यहां पे किस टाइम पे होगा, यहां पे किस टाइम पे होगा। स्पीड व्हेन द वेलोसिटी मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। स्पीड व्हेन velocity makes 30 डिग्री with horizontal। ठीक है, तुम्हें ये पता है बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो ऐसे चल रहा है ये, और हॉरिजॉन्टल के साथ उस टाइम पे इसका एंगल 30 डिग्री के बराबर है। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब v cos 37, ये तो बच्चों ux के बराबर होना चाहिए ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूरा टाइम सेम रहता है, मतलब 15 के बराबर होना चाहिए, सॉरी 30। v√3 डिवाइड बाई 2, ये 15 के बराबर होना चाहिए, और v बच्चों 10√3 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, v बच्चों 10√3 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। पांचवा, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 15 आई कैप 20 जे कैप। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है, 15 आई कैप 20 माइनस का 10 टी जे कैप। किसी भी टाइम पे बच्चों यही होती है ना वेलोसिटी। अरे सिर्फ वाई कंपोनेंट ही तो चेंज होता है, एक्स तो सेम ही रहता है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, v इनिशियल इज परपेंडिकुलर टू v एट एनी टाइम t। तो क्या तुम्हें ये पता है इनिशियल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, इन दोनों का डॉट विच इज 225 प्लस का 400 माइनस का 200 t इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास यहां से 625 डिवाइड बाई दिस, 25 डिवाइड बाई 8 सेकंड के बराबर। ठीक है, 25/8 सेकंड के बराबर आ जाएगा बच्चों व्हेन दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टाइम वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यूरिंग द मोशन। छठवां, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बच्चों v स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर के बराबर होता है। जिस जगह पे v मिनिमम होगा और ए परपेंडिकुलर मैक्सिमम होगा, उस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम आएगा। ऐसा होता है एट मैक्सिमम हाइट। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होती है, क्योंकि उस जगह पे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी की, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है। इस जगह पे वेलोसिटी बच्चों मिनिमम होती है, ये ना ux के बराबर। इस टाइम पे a परपेंडिकुलर मैक्सिमम होता है g के बराबर। बाद बाकी जगह पे तो बच्चों तुम्हें पता है, बाद बाकी जगह पे तो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना g से छोटा ही आएगा। इसी जगह पे बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है और वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो ये सबसे बड़ा और ये सबसे कम, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम बच्चों यहाँ पे होती है। आरओसी मिनिमम जो आएगी बच्चों 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 22.5 मीटर के बराबर आ जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया क्या यहाँ पे, ये रह गया, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर व्हेन
particle is at h max? This will be the position vector. This will be the velocity vector. ये एंगल पूछा है, इसको बीटा बीटा बोल देते हैं। बीटा आपसे पूछा है बच्चों ना, ये एच मैक्स होता है, ये r/2 होता है बच्चों ना, रेंज कहा था। एक तो तरीका है बच्चों, तुम आर वेक्टर लिखो एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप मैक्सिमम हाइट पे, वेलोसिटी वेक्टर लिखो 15 आई कैप ओनली एट एच मैक्स, और ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास r/2 आई कैप प्लस का एच मैक्स जे कैप कॉस थीटा या कॉस बीटा वेलोसिटी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाई वी का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड। यहां से सॉल्व कर लो, अदरवाइज दिमाग लगा लो थोड़ा सा। वेलोसिटी यहां पे हॉरिजॉन्टल हो गई होगी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इस वाली लाइन का जो एंगल होगा वही तो हमारा एक्चुअली एंगल इन्होंने पूछा है हमें, ठीक है। अच्छा, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं किसी भी टाइम पे ना, यहां से ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन होती है ना, उसी को मैं tan बीटा डायरेक्ट लिख देता हूं ना, एच मैक्स डिवाइड बाई r/2 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, एच मैक्स हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई g। ये 2 बच्चों इसका ऊपर गया है ना, वो वाला है, साइन थीटा उड़ा दो, tan बीटा tan थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो tan बीटा जो होता है इस वाले पॉइंट के लिए tan थीटा बाई 2 के बराबर होता है। हम सोच रहे थे कि पूरी थ्योरी निपटा देंगे जो कि आसान काम नहीं है। चलो, कुछ और प्रॉब्लम्स है मेरे पास आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के लिए, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। और शीट मैंने अपलोड कर दी है बच्चों, ठीक है, शीट मैंने अपलोड कर दिया। होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अभी तो अपने पास टाइम है। आया भाई किसका आंसर? हाँ भाई, क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से? A projectile is fired at an angle of 30 degree to the horizontal such that the vertical component of its velocity is 80 meter per second. Its time of flight is t. तो uy बच्चों आपको 80 मीटर पर सेकंड के बराबर दे रखा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप पता कर सकते हो ना, 2uy डिवाइडेड बाई g के बराबर होता है बच्चों 2 × 80 डिवाइडेड बाई 10, 16 सेकंड के बराबर आ गया बच्चों। इट्स वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ t/4, ये कह रहे हैं t = t/4 मतलब 4 सेकंड। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बच्चों सेम ही रहेगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा 80 माइनस का g इंटू टी, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है, y कंपोनेंट। लेकिन x कंपोनेंट कैसे पता करेंगे? इस पार्टिकल को बच्चों 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है, ठीक है, मुझे ये तो पता है ये 80 के बराबर है, ये नहीं पता बच्चों ना, ये tan 30 = 80 डिवाइड बाई ux, तो ux बच्चों 80 √3 के बराबर आ जाएगा, और यही बच्चों
इसका रिजल्टेंट पता कर लोगे? तो v क्या होगा बच्चों? वी एक्स का स्क्वायर प्लस का वी वाई का स्क्वायर। 40 बाहर आ जाएगा। वन प्लस का 12। 40 रूट के अंदर 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। वन मोर क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल की शीट में से जो होमवर्क करना है बच्चों आपको, ये वाला आ गया था, ठीक है। इस वाले को करो जल्दी से। सेक्शन ए कंप्लीट करना है बच्चों आपको ना। और क्या करना है मैं बताता हूँ आपको ना। सेक्शन ए हो गया जो कंप्लीट करना है। चलो सेक्शन ए में 22 क्वेश्चन है, ठीक है। इतने कर लोगे ना, वो भी मोर देन सफिशियंट है। इस वाले को करो बच्चों, सेकंड वाले क्वेश्चन को। मतलब कल का टाइम मेरे को पूरा लग जाएगा अलोंग दी इंक्लाइन पढ़ाने में, और फ्रॉम द टावर, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टावर या प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर, टावर वाला। और कल और थ्योरी होगी बच्चों फिर ना। थ्योरी कल, परसों डिस्कशन। बीच में बच्चों मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर रहूंगा शायद, मंडे और ट्यूसडे को। अगर मैं सैटरडे को गया तो शायद ट्यूसडे को क्लास लूंगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को ना। बी वाला ओके, देखते हैं। 2 seconds after the projection, projectile is traveling in a direction inclined at 30 डिग्री। ठीक है, यहीं पर डायग्राम बनाना चालू करते हैं। डायग्राम से बच्चों आइडिया लगेगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो 2 सेकंड बाद ये कह रहे हैं कि देखिए जी पार्टिकल जो है ना 30 डिग्री एंगल पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल के साथ। आफ्टर 1 more second इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब 1 सेकंड बाद ये ऐसे चल रहा है, यहाँ पहुंच गया होगा ना मैक्सिमम हाइट पे। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है बच्चों? 1 सेकंड। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना बच्चों 10 मीटर पर सेकंड रहा होगा इस टाइम पे, ये वाला कंपोनेंट। क्यों? 1 सेकंड में वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? अब बोलो हाँ सर। तो ये कंपोनेंट जो है ना बच्चों 10√3 के बराबर रहा होगा। क्यों रहा होगा? यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना नेट वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रही है। तुम्हें पता है ना 10 अल्फा जो होता है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वाई वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है। तो ये 1/√3 आएगा। वाई कंपोनेंट हमें पता है ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास इतना आ जाएगा। अच्छा, अगर ये t इक्वल टू 0 था तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो बच्चों यहाँ पे स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड रही होगी। आप बोलोगे ये कैसे पता चला? 30 से 1 सेकंड में 20 हुई होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर 1 सेकंड में 10 हुई होगी, तो 2 सेकंड में 10 हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बच्चों चेंज होता ही नहीं है, ये तो इतना ही रहा होगा। इनिशियल स्पीड एक तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? 30/10√3 के बराबर, विच इज इक्वल टू √3। थीटा बच्चों 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 बाहर ले लेंगे, 9 3 12 इंटू 2√3, 20√3 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को? मैं रेक्टिलिनियर में तोड़ के कर रहा हूँ। मैं वाई डायरेक्शन का रेक्टिलिनियर अलग देख रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन का बच्चों अलग से देख रहा हूँ, वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। तुमने देखा मैंने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। मैं इन दोनों को अलग अलग देखता हूँ, मेरे को ये डायरेक्शन अलग दिखती है, ये अलग दिखती है। मुझे ये पता है कि 1 सेकंड पहले
मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले वाई कंपोनेंट क्या रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 से कोई चीज चल रही होती है तभी 1 सेकंड में उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है ना नीचे 10। तो मुझे ये पता लग गया कि वाई कंपोनेंट यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे मुझे एंगल दे रखा था कि नेट वेलोसिटी एंगल कितना बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मैंने यहाँ से लगा के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता कर लिया। अच्छा, ये 2 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या रही होगी, 30 से 10 हो गई होगी ना 2 सेकंड में, तो मेरे को यहाँ पे 30 पता लग गया, हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ से पता कर लिया था, काम खत्म हो गया। ये इतनी इस लेवल की स्मार्टनेस बच्चों आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, तब जाके आप एकदम से अनएक्सपेक्टेड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर पाएंगे। खैर, ये था बच्चों आज का हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।